हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तारे की उत्पत्ति के बारे में, इसके पूरे जीवन चक्रण के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे उत्सर्जित करते हैं और खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये गूगल से ट्रांसलेट है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको जो मदर बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ था जब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। आप सबको पता है कि ये कितने में हुआ था, 0.4 सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड के अंदर ही हुआ था पूरे ब्रह्मांड का निर्माण। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो जो हमारा ब्रह्मांड बना उसमें कोई भी मतलब गुरुत्वाकर्षण की एक सीमित अवस्था नहीं थी। कहीं पे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण, कहीं पे कम गुरुत्वाकर्षण। तो जहाँ पे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण था वो क्षेत्र अपने अपने आसपास के धूल कणों को, हाइड्रोजन को, अन्य गैसों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। ठीक है, आकर्षित करने के बाद ये पूरी तरह एक तारा का निर्माण लिया। ठीक है, और तारे का निर्माण लेने के बाद आगे देखते हैं कि ये उसके बाद फिर ऐसे ही तारा बना। ठीक है, अब आगे तारे की डिफिनेशन देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। आकाश गंगा, सॉरी, देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है। आकाश गंगा के घूर्णन एवं ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों को प्रभावित होने लगा। क्या हुआ कि मतलब जो ब्रह्मांड था उसमें आकाशगंगा के घूर्णन के कारण, आप लोगों ने आकाशगंगा को देखा होगा, ऐसे इस टाइप का है। घूर्णन के कारण उसमें विद्यमान गैस मेघ में प्रभावित प्रभावित होने लगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण के तरफ जाने लगा। ठीक है, तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। नाभिकीय संलयन क्या होता है जान लीजिए। जब दो छोटे छोटे अणु, ठीक है, आपस में मिलते हैं और एक बड़े अणु का, मतलब जो छोटे छोटे हल्के अणु आपस में मिलकर एक बड़े भारी अणु का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब दो छोटे छोटे क्षेत्र, आप मतलब अब छोटे छोटे ऐसे परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो बड़े परमाणु का निर्माण करके, ठीक है, तो ऐसा उन्होंने निर्माण किया। वह हाइड्रोजन और हीलियम में बदलने की हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा यह तारा बनाता है। अब क्या होता है कि जब ये ऐसे बनता है, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, केंद्र में हाइड्रोजन जो था वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, और हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में कन्वर्ट होने के बाद वो धातु में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और धातु में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर विस्फोट करता है। तो टोटल ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड का क्रिया चलता है। तो पहले क्या होता है, इस तरह तारा बनता है। ठीक है, कि मतलब छोटे छोटे परमाणु कण आपस में मिल के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो एक तारा बनाते हैं, जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्टेशन होता है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो ये बनाएगा फिर जो हीलियम है वो बनाएगा कार्बन, और कार्बन बनाएगा धातु, और धातु फिर से गर्म होके फिर से करेगा विस्फोट, और विस्फोट होने के बाद फिर से ब्रह्मांड का फिर से तारे का निर्माण होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनता है और ऐसे ही खत्म होता है। तो इसी को हम पढ़ेंगे और कितने भागों में बांटा गया है इसको वो भी देखेंगे, इसके निर्माण को। ठीक है, तो सबसे पहले ये चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, ये चार भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, रक्तदानव। ठीक है, दूसरा है श्वेत वामन, तीसरा है काला वामन या चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन ताप या पल्सर कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें हम पहले शुरू करते हैं रक्तदानव के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। ऐसा तारा जो हमारे सूर्य के 5 से 10 गुना द्रव्यमान का है, मतलब ये सूर्य से बहुत बड़ा है। ठीक है, इसे सबसे पुराना या बूढ़ा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बाहरी परत फूलकर पतली हो जाती है, उसका आकार विशालकाय एवं तापमान 5000 केल्विन से कम होता है। ठीक है, और इसे के और एम श्रेणी में रखा गया है। ये श्रेणी क्या होता है, ये श्रेणी हमें बताती है कि इस ग्रह का मतलब स्वभाव क्या है, इस ग्रह में कौन कौन से गैस हैं, गैसें हैं, और इसका मतलब पूरे विवरण पता चलता है इस नामों से, इस क्षेत्रों से। ठीक है, और ये टोटल 7 टाइप के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अब तक कितने खोजे गए हैं, रोहिणी, स्वाति तारा और गेक्रक्स, तीन ये ऐसे रक्तदानव खोजे गए हैं। ठीक है, तो रक्तदानों के बारे में मैं कुछ और बता दूं। क्या होता है कि जब हमारा ब्रह्मांड बनता है, जब हमारे तारे बनते हैं, तो तारे बनने के बाद ये जो बाहर से हीलियम होता है वो अंदर, बाहर से जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, ये फिर धातु में कन्वर्ट होता है। धातु में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल हो जाता है। लाल होने के बाद फिर ये धीरे धीरे गर्म होने लगता है। धीरे धीरे गर्म होने के बाद ये पूरा विस्फोट करता है। विस्फोट करने के बाद क्या होता है, ये पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्या बनता है, उसके बाद बनता है श्वेत वामन। ठीक है, जब वो विस्फोट होता है उसके बाद बनता है श्वेत वामन। और ये विस्फोट जो होता है उसको क्या कहते हैं,
जो विस्फोट होता है, ठीक है, यह बहुत ही छोटा और गर्म तारा होता है। ये कितना छोटा होता है कि मतलब ये लगभग सूर्य के बराबर होता है, ठीक है। तथा इनके जीवन की अंतिम अवस्था सूर्य की तरह होती है। इनका द्रव्यमान सूर्य के समान होता है। यह केवल सूर्य के व्यास का 1% लगभग भाग का व्यास होता है, ठीक है। अब श्वेत वामन होने के बाद फिर ये क्या होता है, ठंडा होता है। जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद ये क्या बनता है, ये बनता है काला वामन, ठीक है। श्वेत वामन जब ठंडा होता है तो बनता है काला वामन। तो ये आप चीज़ें याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस में है, पूरी एक स्टोरी की तरह हमने इसको बनाया है। हमने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं, जैसे कि हमने पहले पहले हमने पढ़ी एनसीईआरटी 11th क्लास की, जो बिल्कुल ही इसमें छोटा सा तारा के बारे में दिया गया था, ठीक है। फिर हमने माजिद हुसैन और महेश कुमार बनवाल पढ़ के ये पूरे सीक्वेंस को हमने तैयार किया और गूगल की भी हेल्प ली है। तो बहुत मेहनत करने के बाद इसको हमने टॉपिक को तैयार किया, तो आप लोग बस ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होगा, बट मैंने इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आप बस कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें ढूंढ के डाली है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाली, तो आप लोग बस पढ़िए, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद काला वामन। काला वामन को एक नाम से वो जानते हैं जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। नहीं, पहले हम काला वामन देखते हैं, फिर चंद्रशेखर सीमा को समझाएंगे। यह बहुत घना और ठंडा होता है, ठीक है। जब ये ठंडा होता है तब जब श्वेत वामन ठंडा होता है तभी तो ये बनता है। जिन तारों में इतना द्रव्यमान नहीं हो पाता कि वे आगे चलकर ईंधन खत्म, जो उनका ईंधन खत्म हो जाता है प्रकाशित होने का, ठीक है, हो जाने पर न्यूट्रॉन बन सके, ठीक है। तो मतलब ये न्यूट्रॉन बन के फिर से ही अपने आप को उत्पन्न नहीं कर पाते। क्या होता है, जब न्यूट्रॉन बनता है तभी तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तभी तो फिर हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्टेशन होगा। जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो फिर वो कार्बन बनेगा। कार्बन होने के बाद फिर उसमें लाल ग्रह बनेगा। लाल ग्रह होने के बाद फिर से वो विस्फोट करेगा, तो फिर से वो क्रिया चलेगी। तो ये इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसी इसमें शक्ति नहीं होती। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये सारे सफ़ेद बौने ग्रह बौने तारे बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे सफ़ेद बौने तारे बन जाते हैं, जो मतलब ऐसी उनमें एनर्जी नहीं होती, ठीक है। हमारा ब्रह्मांड अभी 13.7 अरब वर्ष पहले ही बना है। कितने अरब वर्ष पहले बना है, 13.7 अरब वर्ष पहले बना है, ठीक है। और हमारे तारों का निर्माण कब हुआ, हमारा ब्रह्मांड तो 13.7 अरब पहले बना, वर्ष बना, ठीक है। उसके बाद 5 से 6 अरब वर्ष पहले हमारे आकाशगंगा का निर्माण हुआ। मतलब बहुत सारे तारे मिलके, असंख्य तारे मिलके आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, ठीक है। आकाशगंगा के बारे में आप कुछ लोग जान लीजिएगा, 11th की एनसीईआरटी में दिया गया था, तो हम बता दे रहे हैं। आकाशगंगा का व्यास 80,000 से, ठीक है, हजार से लेके 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर का इसका व्यास होता है, ठीक है। तो ये डाटा आप नोट कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। डाटा आप नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। तो अभी इतनी जल्दी कोई तारा ठंडा होकर सफ़ेद वामन के जैसा नहीं बनाया था। हम लोगों ने अभी देखा था उसमें, रेड वाले में, ठीक है। तो उसमें 3 मिल गया था। क्या मिला था, दिखाते हैं आप लोगों को। इसमें 3 मिल गया है, रोहिणी मिल गया था, स्वाति तारा मिल गया था और ग्रेकॉक्स मिल गया था, ठीक है। बट अभी कोई ऐसे ठंडा नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो अभी ऐसा कोई मिला नहीं है तारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें अभी ऐसा कोई तारा मिला ही नहीं है, ठीक है। तो कलावामन आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब आगे देखते हैं, फिर देखते हैं न्यूट्रॉन तारा। अब न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, न्यूट्रॉन तारे के बारे में समझते हैं। क्या होता है, जो काला वामन होता है, ठीक है, अब उसमें इतनी शक्ति तो नहीं होती कि वो फिर से अपने आप को उत्पन्न करे। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि उसमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर बचता है सिर्फ न्यूट्रॉन इसका, ठीक है। और किसी भी ग्रह में महानोवा घटना के बाद उसमें पृथ्वी पतन से बना हुआ ये अवशेष है। क्या होता है कि जैसे महानोवा हुआ तो ये अभी ये तो है नहीं कि वो समान टुकड़ों में टूटेगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट जाता है। और बहुत छोटे टुकड़े में टूटने के बाद जब वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद काला वामन बनता है। काला वामन बनने के बाद उसमें जब न्यूट्रॉन तो होता है पर प्रोटॉन नहीं होता, गायब हो जाता है, बस न्यूट्रॉन ही न्यूट्रॉन बचता है, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। फिर वही न्यूट्रॉन तारे का रूप ले लेता है, ठीक है। इसका आकार बहुत ही छोटा मगर द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। इसका आकार छोटा बट द्रव्यमान बहुत अत्यधिक होता है, ठीक है। पानी के घनत्व का लगभग पानी के घनत्व से लगभग 10 की घात 13 गुना होता है। 10 की घात 13 गुना मतलब पानी के घनत्व से बहुत अत्यधिक इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे देखते हैं, तो क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा तो बनने के बाद फिर इसमें क्रिया रुकती नहीं है।
इस और भी जैसे ही इतना बड़ा होता है, फिर इसके बाद और ही संकुचित होने लगता है, फिर और ये छोटा होने लगता है, ठीक है, और ही संकुचित होने लगता है, क्योंकि ये छोटा तो पहले तो था, और न्यूट्रॉन क्या करता है, अपने आप को मतलब दूसरी चीज़ों को और खींचता है, अपने बाहरी ऑर्बिटल को जो इसके होता है इसको और खींचता है, ठीक है। और इनको खींचने की वजह से ये अपने केंद्र में ही विस्थापित होते हैं, ठीक है, अपने केंद्र में की तरफ जाने की वजह से ये और भी छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। और जितने जितने ये केंद्र की तरफ विस्थापित होंगे उतना ही छोटे होते चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आगे देखते हैं। विस्थापित होने के बाद बनाता है ब्लैक होल। क्या बनाता है? ब्लैक होल। फिर ये करता है ब्लैक होल का निर्माण, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, ठीक है। अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण के द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत मतलब अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण एक ही बिंदु पर ये संकेंद्रित मतलब जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे असीमित घनत्व द्रव्य युक्त पिंड कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहलाता है। तो ब्लैक होल को कृष्ण छिद्र भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान काले हैं तो इसलिए हम लोग इसे कृष्ण छिद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्यमान द्रव्य युक्त पिंड मतलब इसमें असीमित घनत्व होता है और इसका द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। तो इसे ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन मतलब आना जाना संभव नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा इसमें संकेंद्रित, मतलब इसके अणु इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास। आप लोगों को पता है कि पानी के अणु जो होते हैं उसमें से भी प्रकाश लाइट मतलब प्रकाश पार हो जाता है, लेकिन इसके अणु इतने नज़दीक होते हैं, इतने करीब करीब होते हैं कि इसमें से प्रकाश पार ही नहीं हो पाती। अब सोच सकते हैं आप कि ये कितना घना होगा, ठीक है। इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। ब्लैक होल की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन जॉन व्हीलर को जाता है। किसको जाता है? जॉन व्हीलर। इसको क्लीन कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी, सर्दी हो गई थोड़ी। जॉन व्हीलर को जाता है, ठीक है। रॉक ब्लैक होल या दो से अधिक ब्लैक होल के समूह को कहते हैं रॉक। क्या कहते हैं? रॉक ब्लैक होल क्या होता है? दो या दो से अधिक ब्लैक होलों के समूह को रॉक ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। तो हम एक चीज़ छूट गया, बता दूं। चंद्रशेखर चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखरन सीमा। तो आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें मुझे पानी पी लेते हैं। चलिए देखते हैं चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, ठीक है। 1.4 एम एस, ये आप चीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं मिलेगी नहीं जल्दी। 1.4 एम एस द्रव्यमान का जो होता है उसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अब एम एस क्या है, आप ये पूछेंगे एम एस क्या है। एम एस होता है सूर्य के द्रव्यमान को एम एस कहते हैं। तो मतलब 1.4 एम एस मतलब सूर्य के द्रव्यमान का जो बराबर होगा उसे ही कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। अब चंद्रशेखर सीमा की जो डेफिनेशन है उसे सुन लीजिए। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम क्या होता है? हाँ, अधिकतम सम्यवता द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तो और इसका द्रव्यमान होता कितना है किसी ग्रह का, मतलब किसी काले या बौने ग्रह का। काले वामन ग्रह को बौना ग्रह भी कहते हैं। और इसका अत्यधिक द्रव्यमान कितना हो सकता है वो नोट कर लीजिए। इसका अत्यधिक द्रव्यमान 2.765 इंटू, सॉरी अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा इधर, 2.765, ठीक है, इंटू 10⁻30 kg। इसका इतना द्रव्यमान होता है, ठीक है। चलिए, और चंद्रशेखर हाँ हमारे भारत के ही थे, बट इन्होंने अमेरिका में सारी डिग्री और सारी पढ़ाई की थी, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया हो। और अगर ये चैप्टर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। और मैं बताना चाहता हूँ न्यू एस्पिरेंट के लिए, यूपीएससी के न्यू एस्पिरेंट के लिए, ठीक है, कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए क्या करते हैं हम लोग ना, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, मेरे ग्रुप में भी ऐड है। मैं पढ़ाता हूँ जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में भी बच्चे ऐड हैं। तो जो लोग भी अगर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरा इसी चैनल से इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इंस्टाग्राम में अकाउंट में जाएंगे यूपीएससी मेरी मंजिल के नाम से, तो उसमें मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेम ही डालेगा यूपीएससी मेरी मंजिल, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें मेरा अकाउंट नंबर है, अरे सॉरी फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आप मैं उसकी जो फ़ीस है पे करेंगे तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा।
तो वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे की जब शुरू शुरू में ऐड होते हैं तो उनमें बहुत जोश होता है पढ़ने का। बट क्या धीरे धीरे समय के साथ उनका जोश ठंडा हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ मत करिएगा, जोश ठंडा ना होने दीजिएगा। जब आप आते हैं तो बहुत एनर्जी के साथ आते हैं, फिर धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है। क्या है कि ये सफ़र बहुत लंबा है, तो अपनी एनर्जी कलेक्ट करके चलिए, बचा के चलिए, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है। ठीक है। तो धीरे धीरे, बहुत एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है। और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी बन जाएगी। जब कंटिन्यूटी बन जाएगी तो किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये यूपीएससी है, इसको तो समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तो जिनको भी ये क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और आप अगर आगे जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको अच्छी तरह समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है।